नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल रिलेशंस की अपनी सीरीज़ में अब हम चर्चा करेंगे रिटर्न ऑफ राजपक्षास इन श्रीलंका कि राजपक्षे परिवार की जो वापसी हुई है पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में। यहाँ पे इन्होंने 2/3 मेजॉरिटी के साथ अपनी वापसी की है और इसके क्या डायनामिक्स हैं हमारे लिए और बाकी साउथ एशिया के लिए। तो मेरा नाम है ऋषि मिश्रा और आज मैं इस वीडियो में आपको विस्तार में श्रीलंका की राजनीति और वहाँ पे ये पूरी जो उठापटक चल रही है उसके बारे में समझाने का प्रयास करूँगा। तो आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं महिंद्रा राजपक्षे जो अब वहाँ के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और पहले वहाँ के राष्ट्रपति थे, और दूसरी तरफ हैं चश्मे में उनके भाई गोटाबाया राजपक्षे जो कि पहले डिफेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं और अभी हाल ही में पिछले वर्ष 2019 में हुए नवंबर के राष्ट्रपति चुनाव में ये सत्ता में वापसी इन्होंने की है। ये महिंद्रा राजपक्षे के स्थान पर राष्ट्रपति बने क्योंकि श्रीलंका के संविधान में ये बात लिखी गई है जिसकी वजह से महिंद्रा राजपक्षे को 2 बार से ज़्यादा के कार्यकाल में वापस लौटने में दिक्कत होती। तो ये सिर्फ संविधान की वजह से हुआ था, पूरा का पूरा खेल ही इसलिए रचा गया और अब यहाँ पे इस परिवार की वापसी हो चुकी है। तो श्रीलंका का ये मैप है जिसमें आप ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख सकते हो, जैसे कि ये मन्नार है। तो मन्नार को ये छोटी सी जो नैरो स्ट्रिप आप देख रहे हैं ये जोड़ती है रामेश्वरम से, इंडिया के रामेश्वरम से यहाँ पे ये जोड़ती है। ये रहा जाफना। जाफना काफ़ी पॉपुलर था और काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका क्षेत्र है क्योंकि एलटीटीई जो श्रीलंका का मिलिटेंट संगठन था जिसकी वजह से यहाँ पे 4 दशक की लंबी सिविल वॉर चली और जिसका अंत महिंद्रा राजपक्षे के राष्ट्रपति काल में हुआ जिस समय उनके भाई गोटाबाया डिफेंस सेक्रेटरी थे। तो गोटाबाया उस समय डिफेंस सेक्रेटरी थे जिस समय एलटीटीई का खात्मा हुआ। और यही चीज़ वहाँ की सिन्हालीज जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, ये सिन्हालीज जो श्रीलंका के मेजॉरिटेरियन बुद्ध कम्युनिटी है, उसको ये बात पता थी कि यदि हमें राज्य में अपने देश में स्टेबिलिटी चाहिए तो यही एकलौता तरीका है। सिन्हालीज कम्युनिटी 75% पूरी की पूरी पॉपुलेशन का बनाती है 2012 के अगर सेंसस के हिसाब से हम देखें तो, और ये ज़्यादातर साउथ वेस्टर्न एरियाज़ में और इसके साथ साथ सेंट्रल पार्ट्स में आइलैंड के जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, यहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड है। श्रीलंकन तमिल्स जो हैं वो माइनॉरिटी ग्रुप में हैं और ये 11% बनाते हैं यहाँ की पूरी पॉपुलेशन का। और तमिल्स की जो पूरी की पूरी जनसंख्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो एरिया वाइज मैंने डिवीज़न दिया है, यहाँ पे नदर्न में और नॉर्थ सेंट्रल में यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है। और ये कई समय से अपने लिए ज़्यादा ऑटोनॉमी, ज़्यादा पावर, कॉन्स्टिट्यूशन में इनको ज़्यादा तवज्जो मिले, रिप्रेजेंटेशन इनको ज़्यादा मिले, ऐसी चीज़ों की मांग कर रहे हैं। तो श्रीलंका में जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो पार्लियामेंट के साथ साथ एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी था, पार्लियामेंट प्लस प्रेसिडेंशियल, ये पूरा का पूरा यहाँ पे सिस्टम है। पार्लियामेंट प्लस प्रेसिडेंशियल जैसे कि फ्रांस में है जहां पे राष्ट्रपति भी होता है, वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। तो अक्सर ऐसी जगहों पे होता क्या है कि प्रेसिडेंट के पास पावर ज़्यादा होती है, पार्लियामेंट के पास पावर कम होती है, लेकिन श्रीलंका में यहाँ पे चेक्स एंड बैलेंस को स्थापित किया गया था। वॉट हैज़ हैपेंड, अभी हुआ क्या चुनाव में, तो श्रीलंकन पोडुजाना पेराजुमा ये पूरी की पूरी पार्टी का नाम है। तो ये महिंद्रा राजपक्षे परिवार की पार्टी है। इसने 225 सीटों वाली संसद में 145, तो 225 का अगर आप 2/3 देखोगे, अगर इसका 2/3 निकालोगे तो ये होता है 150 सीट का। तो 150 में 5 सीटें कम, यानी कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो आ चुके हैं। अब वो बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाने में समर्थ हैं और वो ऐसा करेंगे भी। इसके बाद जो इनका विपक्ष का कोअलिशन था, याहा पालानाया का जो पूरा का पूरा कोअलिशन था, ये गुड गवर्नेंस इसका मतलब होता है, इस टर्म का मतलब होता है गुड गवर्नेंस। तो ये था रानिल विक्रमासिंघे जो यहाँ के पहले पीएम थे 2015 से लेकर के 2020 तक के, और दूसरे थे मैत्रीपाला सिरिसेना। इन दोनों का जो कोअलिशन था वो पूरी तरीके से डेसिमेटेड हो गया, पूरी तरीके से इसका विनाश हो गया और ये सिर्फ 1 सीट जीत पाए इस पूरे पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। सिन्हालीज बुद्धिस्ट कम्युनिटी जो कि इस बात पे राजपक्षे परिवार के साथ खड़ी है कि वही हैं जो हमें एक अच्छी गवर्नेंस और देश को नेशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। आप सबको पता होगा श्रीलंका में पिछले वर्ष टेररिस्ट अटैक हुए थे जिसके बाद से बहुत ज़्यादा केओस मच गया था। व्हाट डज दिस विक्ट्री मीन्स, तो इस विक्ट्री का मतलब क्या है। इस विक्ट्री का मतलब यहाँ पे एक डिफेंस एक्सपर्ट हैं इनके कुशल पेरेरा साहब,
इनके मुताबिक इस पूरी की पूरी विक्ट्री का क्या मतलब है ये आप देख सकते हो। इन्होंने ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दी है। अ वेटरन पॉलिटिकल एनालिस्ट, इनका कहना है कि श्रीलंका हैज़ बीन ग्रेजुअली टर्निंग इनटू अ मेजॉरिटेरियन कंट्री। सो व्हाट डू यू मीन बाय अ मेजॉरिटेरियन कंट्री? मेजॉरिटेरियन कंट्री का मतलब ये होता है कि जहाँ पे 60 से 70% एक मेजॉरिटी, एक एथनिसिटी या एक रेस के लोग रहते हैं, तो वो रेस के लोग कंसोलिडेट होकर के एक पॉलिटिकल पार्टी या एक फैमिली या एक ग्रुप के पीछे खड़े हैं। अब जो माइनॉरिटीज हैं वो एक भी हो सकती हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। श्रीलंका के केस में अगर आप देखोगे तो तमिल भी माइनॉरिटी है, तमिल एक इंपॉर्टेंट माइनॉरिटी है। इसके साथ साथ यहाँ पे मुस्लिम्स भी हैं और कुछ क्रिश्चियंस भी हैं, और ये हिंदूज में तो तमिल ही आ गए बेसिकली। तो ये माइनॉरिटीज जो हैं इनके वोट कट जाते हैं, इनके वोट बट जाते हैं आपस में, और एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप निकल करके आता है, और इसे हम मेजॉरिटेरियन कंट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो चुन के आई हुई सरकार है ये मेजॉरिटी की है। नवंबर के चाहे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो, ये पूरी की पूरी विक्ट्री रही हो, और चाहे पार्लियामेंट्री रिजल्ट्स हो, इनसे ये बात सामने आ गई है। आप सबको मैं बता दूं फिर से कि वॉर टाइम डिफेंस सेक्रेटरी गोटाबाया राजपक्षे थे। ये अमेरिका के पढ़े हुए भी हैं और इनको मिलिट्री के बारे में बहुत जानकारी है। इनके खिलाफ उस समय के जो जनरल थे उनके खिलाफ यहाँ पे केस भी दायर किया गया था, जिसमें भारत ने वोट देने से एब्सटेन कर दिया था। यूनाइटेड नेशंस में उनके खिलाफ केस आया था कि इन्होंने वॉर टाइम क्राइम बहुत ज़्यादा किए हैं, और बाद में भारत ने यहाँ पे वोट देने से एब्सटेन कर दिया था क्योंकि हमारे नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है और हमें इस बात का ध्यान देना है कि श्रीलंका हमारे हाथ से ना जाने पाए। की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन के मैं आपके लिए 2 की फीचर्स लेकर के आया हूं। ये जो 19th अमेंडमेंट है श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन का, और इससे भी ज्यादा 13th अमेंडमेंट, इन दोनों से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशंस में। 13th अमेंडमेंट तो आपको याद रखना चाहिए। 14 नवंबर 1987 को राजीव गांधी जी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, उस समय ये हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, और इसमें श्रीलंकन सरकार ने कहा था कि हम तमिल भाषा को एक ऑफिशियल लैंग्वेज मान लेंगे, इंग्लिश के साथ साथ एक लिंक लैंग्वेज मान लेंगे, और हम प्रोविंशियल काउंसिल्स की स्थापना करेंगे तमिल्स के लिए। तो ये ज्यादा ऑटोनॉमी और ज्यादा पावर देने का वादा था श्रीलंका का, जिसे आज तक उसने पूरा नहीं किया है, और अब तो वो पूरा होने से रहा, क्योंकि राजपक्षे परिवार वो परिवार है जिसने LTTE का खात्मा किया है, और ये कभी भी तमिलों को उनका हक नहीं देंगे। तो LTTE का फुल फॉर्म कोई मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। 19th अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, ये 28 अप्रैल 2015 को हुआ था, और याद रखिएगा ये अमेंडमेंट जब हुआ था उस समय मैत्रीपाल सिरिसेना यहाँ के राष्ट्रपति बन चुके थे, और उन्हीं के नेतृत्व में ये अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें बेसिकली हुआ ये था कि 18वां अमेंडमेंट जो पहले हो चुका था उसको रिप्लेस करते हुए और 17वें अमेंडमेंट को डिफंक्ट करते हुए यहां पर जो एग्जीक्यूटिव पावर पूरी की पूरी दे दी गई थी प्रेसिडेंशियल को, यानी कि अमेरिका की तरह कि प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था, उस पर कोई चेक्स एंड बैलेंस नहीं थे, और उसका जो टर्म था वो अनलिमिटेड हो गया था। तो पहली बात तो उसके लिमिट कर दिया गया टर्म को, जिसकी वजह से मैंने आपको अभी बताया था शुरुआत में कि महिंद्रा राजपक्षे अब राष्ट्रपति नहीं बन पाए, तो वो इसी अमेंडमेंट की वजह से नहीं बन पाए। हालांकि इस अमेंडमेंट को रिवर्स किया जाएगा तो वो फिर से राष्ट्रपति बन सकते हैं, जैसे व्लादिमीर पुतिन ने किया रशिया में। वहां पे भी, रशिया में भी यही था कि 6+6 आप 12 ईयर्स के लिए राष्ट्रपति रह सकते हो। तो व्लादिमीर पुतिन का समय खत्म हो रहा है 2024 में, तो उन्होंने क्या किया कि उनकी जो रशियन पार्लियामेंट है, रशियन पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, कोई कमेंट बॉक्स में बताएगा? तो रशियन पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन आने वाला था, वो रेजोल्यूशन आया। इसके साथ साथ उन्होंने एक प्लेबिसाइट भी कराया, जनता से भी वोटिंग कराई, और उसमें ये बात मान ली गई कि हम क्लॉक को फिर से 12 पे ला करके या 0 पे ला करके स्विच कर देते हैं। मतलब पहले के जो 2 कार्यकाल थे उनको हम नहीं मानेंगे, अब हम फिर से 2024 से एक फ्रेश कार्यकाल से इनके टर्म को मानेंगे, और अब ये 2036 तक के लिए रूस के राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो वैसे ही यहाँ पे इनके टर्म को लिमिट किया गया था, प्रेसिडेंट का टर्म 5 ईयर्स का किया गया, और प्रेसिडेंट अभी भी हेड ऑफ द स्टेट रहेगा, हेड ऑफ द कैबिनेट रहेगा, और हेड ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस रहेगा, यानी आर्मी का हेड अभी भी प्रेसिडेंट है। एज ऑफ मई 25, 2015 इट हैज बीन फॉर्मली अमेंडेड 19 टाइम्स। तो अभी तक श्रीलंका का जो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये मई 2015 तक 19 बार ये पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो चुका था। ठीक है, ये श्रीलंका का सेकेंड रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन है। आप याद रखिएगा, श्रीलंका सिलोन इसका पुराना नाम था, अंग्रेजों के समय में इसका नाम था सिलोन, और ये 1972 में इनका दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। इसके पहले एक सिलोन का कॉन्स्टिट्यूशन था।
थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री को मिला था जब उसको ये पूरा का पूरा जो सीन है अभी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन ओवरऑल चल रहा है, ठीक है। श्रीलंका का सेकेंड अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ये था रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन, आई एम सॉरी, जिसने रिप्लेस किया था श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन को 1972 के। तो श्रीलंका में सबसे पहले एक सिलोन का कॉन्स्टिट्यूशन था जब इसको आज़ादी मिली 1947 में। 1947 में जब श्रीलंका को आज़ादी मिली तो यहाँ पे ब्रिटेन के ज़माने का कॉन्स्टिट्यूशन चला आ रहा था। 1972 में यहाँ पे आता है दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन जिसके तहत श्रीलंका में एक महिला प्रधानमंत्री महिला आती है पावर में, ठीक है। थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन फिर आता है और अब ये ओवरऑल चौथा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था, यानी कि जिसमें मेजर चेंजेस लाए गए प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री में। और इसका 19th अमेंडमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो पूरी की पूरी बेस बनी थी रानिल विक्रमासिंघे और सिरिसेना के बीच में, जिसमें यह बात कही गई कि हम प्रेसिडेंट की पावर को कम करेंगे और साथ में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसको बल देंगे, जिससे एक चेक्स एंड बैलेंस का प्रिंसिपल बना रहे। तो चेक्स एंड बैलेंसेस भारत में भी क्या अपनाया जाता है, कोई कमेंट थ्रेड में मुझे बताएगा। व्हाट्स इन द फ्यूचर, तो अब ये देखिए, एक मैं यहां पे बहुत ही स्पष्ट बात बता दूं, ये पूरी की पूरी जो 4 लाइनों में लिखी हुई है, ये पूरी 4 लाइनों में जो लिखा गया है वो बहुत ही स्पष्ट है किसी भी देश के रेलेवेंस में यदि हो। ये देखा गया है, सॉरी यहां पे ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये एवरी होगा, EVERY, इसको बाद में ठीक कर दिया जाएगा। ये हर कंट्री में दिखा गया है कि जब भी एक पार्टी या एक ग्रुप या एक फैमिली, जो पूरी की पूरी ये पॉपुलिस्ट चीजें होती हैं ना, कि जो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस पे आती हैं सत्ता में, ये टिक नहीं पाती हैं। जब एक अकेले व्यक्ति के पास सारी की सारी शक्तियों का कंसंट्रेशन हो जाता है तो उसका फॉल होना अल्टीमेट हो जाता है, उसके अलावा कोई चारा ही नहीं बचता है। पॉपुलिज्म, यहाँ पे एक अच्छी लाइन ये लिखी हुई है कि जो पॉपुलिज्म है वो आपको चुनाव तो जितवा सकता है, इट कैन हेल्प यू इन विनिंग इलेक्शंस बट नॉट इन विनिंग दी हार्ट्स एंड ब्रिंगिंग दी प्रॉस्पेरिटी। ये समृद्धि नहीं ला सकता और ना ये लोगों के दिलों को जीत सकता है। तो आज जो मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट है वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो तमिल्स के लिए तो भाई काम करेगी नहीं, वो कभी भी 13th अमेंडमेंट को मानेगी ही नहीं, और मुस्लिम्स के लिए भी वो क्या करेगी ये तो अभी भविष्य बताएगा। LTTE का खात्मा गोटाबाया राजपक्षे जिस समय डिफेंस सेक्रेटरी थे और महिंद्रा जिस समय प्रेसिडेंट थे, वो एक पूरी की पूरी जो डिमांड चली आ रही थी कि हम श्रीलंका से सेसीड कर जाएंगे, और सिविल वॉर जो चली आ रही थी उसके बाद से श्रीलंका में सिन्हालीज जो कम्युनिटी है, जो यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी है, उसको ये बात समझ में आ गई थी कि राजपक्षा परिवार ही हमें बचा सकता है। फिर अभी जो टेररिस्ट अटैक हुए, तो देखिए हुआ क्या कि ये जो 5 साल चली मैत्रीपाल सिरिसेना और रानिल विक्रमासिंघे की सरकार थी, इसमें ये किस किस प्रोमिसेस पे आए थे। इनका पहला प्रॉमिस था कि करप्शन नहीं होगा, ठीक है, इनका पहला प्रॉमिस था कि करप्शन नहीं होगा। दूसरा इनका था कि हम गुड गवर्नेंस देंगे, गुड गवर्नेंस का इनका प्रॉमिस था। ये देखिए सब में फेल होते चले गए। फिर इन्होंने कहा था कि हम स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे, स्टेबिलिटी नहीं हो पाई। राष्ट्रपति ने अपने प्रधानमंत्री को हटा दिया, आप सबको पता होगा, रानिल विक्रमासिंघे को सत्ता से हटा दिया गया था और महिंद्रा राजपक्षे को PM बना दिया गया था। और आपस में इनके जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे, ये जो पूरे के पूरे इंटरनल डिस्प्यूट्स थे, ये बहुत ज्यादा सामने आते चले गए। तो इंटरनल डिस्प्यूट्स की वजह से भी यहाँ पे दिक्कत हुई, जिसका पूरा पूरा फायदा उठाया राजपक्षे परिवार ने, और आज वो फिर से सत्ता में आसीन है। द विनिंग SLPP, ये मैंने शुरुआत में बताया था, श्रीलंका पेडाजुमा पार्टी जो ये पूरी की पूरी थी, इसने अभी तक बोला तो नहीं है कि हम क्या क्या करने वाले हैं, अभी तक क्लियरली स्पेल आउट नहीं किया है, लेकिन ये जान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस यहाँ पे आने वाले हैं श्रीलंका में, और यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सेटअप की दोबारा वापसी होगी। ये पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, देखिए जो सिन्हालीज कम्युनिटी हैं वो चाहती हैं कि एक स्ट्रांग हमारा प्रेसिडेंट हो, पहली बात तो स्ट्रांग प्रेसिडेंट हो, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर हो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इस सेंस में कि यहाँ पे बहुत ज्यादा अगर डिवीजन देखने को मिलता है तो बहुत ज्यादा केओस मचता है, जैसे रानिल विक्रमासिंघे और मैत्रीपाला सिरिसेना के बीच में मिला। और इसकी वजह से जो तमिल्स हैं, जो मुस्लिम्स हैं, और साथ ही साथ जो हिंदूज हैं अदर देन तमिल्स, इनको बहुत दिक्कत आने वाली है। अभी जो बैलेंस ऑफ पावर है, जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच में स्थापित किया गया, किसके द्वारा, 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, वो पूरी तरीके से अल्टर होने वाला है फेवर में फॉर्मर के। फॉर्मर के फेवर का मतलब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव के फेवर में, एग्जीक्यूटिव के फेवर में, और इसमें प्रेसिडेंट को सबसे ज्यादा ताकत मिलने वाली है। अब इससे भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, देखिए महिंद्रा राजपक्षे पूरी तरीके से प्रो चाइनीज हैं,
इस बात में कोई भी शक मत रखिएगा कि ये प्रो चाइनीज बंदा नहीं है। ये प्रो चाइनीज है। 2015 के चुनाव में जब इसकी हार हुई थी, और आपको पता है भारत में तब नरेंद्र मोदी की सरकार थी 2014 में जो आई थी, तो 2015 में इसकी हार में ये एलिज किया जाता है, हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि रॉ का पूरा हाथ था। ये बात महिंद्रा राजपक्षे ने भी बोली थी कि मेरी हार में भारत की रॉ एजेंसी का पूरा हाथ है। तो कोई मुझे रॉ का फुल फॉर्म बताएगा कमेंट थ्रेड में। तो जब ये 2015 में हारा था महिंद्रा राजपक्षे, 2020 में जब ये पूरी ताकत से लौटे हैं, तो ये प्रो चाइनीज एटीट्यूड इनका अभी भी बरकरार है। हालांकि कुछ पोर्ट इश्यूज हैं, जैसे कि हम्बनटोटा पोर्ट की लीज आप सबको पता है, हम्बनटोटा पोर्ट की जो ये पूरी की पूरी 99 ईयर्स की लीज दे दी गई है, इसको लेकर के भी काफी बवाल चल रहा है। तो हो सकता है इनके प्रो चाइनीज एटीट्यूड में कुछ न्यूट्रलिटी आ जाए, या ये एंटी चाइनीज भी बन जाए। भारत के पास पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी है, भारत को इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करना है, और हमें श्रीलंका को लूज नहीं होने देना है। हमें श्रीलंका को बना करके रखने हैं अपने संबंध, क्योंकि हमारे संबंध आज के नहीं हैं, हमारे संबंध 2500 वर्ष से भी ज्यादा पुराने हैं, कल्चरल संबंध हैं, रामायण की वजह से हमारे पूरे के पूरे संबंध हैं, और हम श्रीलंका को लूज नहीं होने दे सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। टीम पीटी की तरफ से ये रिसोर्सेज आप ही के लिए हैं, इनमें एनरोल कीजिए और फायदा उठाइए। आप लगातार कमेंट करते रहिए, मुझे बताते रहिए कि मैं कैसे वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊं। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जो भी की इश्यूज हैं उन पे मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूं। एक आध दो बीच में स्टैटिक भी हो जाता है, जैसे वो कोरियन पेनिनसुला वाला था, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। स्टैटिक जीके भी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स में और इंटरनेशनल रिलेशंस में, ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पे अपनी राय जरूर दीजिएगा। यदि कोई गलती हो गई होगी तो उसे बाद में ठीक कर दिया जाएगा। गलतियां इंसान से ही होती हैं, हम और आप एक दूसरे की गलतियों को ठीक कराएंगे तो हम दोनों का फायदा होगा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।